बहुत सारे लोग फिश कीपिंग को बड़े जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। आप किसी रिलेटिव के घर पे गए हैं, किसी फ्रेंड के घर पे गए हैं, या किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे गए हैं जहाँ पे एक्वेरियम लगा हुआ आपने देख लिया। आप उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उसकी ब्यूटी से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि आपको लगता है कि हाँ, मेरे घर में भी एक ऐसा ही मास्टरपीस होना चाहिए। अब उस जोश में आप एक नया एक्वेरियम लेके आते हैं अपने घर पे, उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ ला के उस डालते हैं, और आपको लगता है कि आपका जो सपना था वो पूरा हो गया। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर क्राइसिस शुरू हो जाता है, मछलियां मरनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि मछलियां क्यों मर रही हैं। आप डीलर के पास जाते हैं, वो कहता है कि स्टार्टिंग में ऐसा होता ही है, आप नई डाल दीजिए। आपके घर में कोई प्रॉब्लम आने वाली थी, वो उस मछली के ऊपर आ गई। आप दोबारा से मछलियां लेके जाते हैं, वो फिर से मरती हैं। घर वाले, फैमिली मेंबर्स, वो आपको अलग से ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, ताने मारना स्टार्ट करते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप, पैसों का भी नुकसान कर रहे हो और एक जीव हत्या भी कर रहे हो। अब जैसा कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी में मोस्टली ये है कि पाप हो रहा है। अब एक हॉबी जो कि स्ट्रेस बस्टर के रूप में जानी जाती है, वो आपको उल्टा स्ट्रेस देना स्टार्ट करती है। आपको ये लगना स्टार्ट होता है कि हाँ, ये हॉबी जो है ये मेरे बस की नहीं है, फिश कीपिंग मैं नहीं कर सकता। आप में वो हीन भावना आनी शुरू हो जाती है। आपको ये समझ ही नहीं आ पाता कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। आपको लगता है कि हाँ, ये हॉबी जो है बहुत परफेक्शन वाले आदमियों के लिए है, और ये हम जैसे नॉर्मल पर्सन्स जो हैं वो इस हॉबी को नहीं कर सकते, और ये हॉबी जितनी देखने में आसान लगती है उतनी आसान नहीं है। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पर करते क्या हैं, जब वो इस हॉबी में कामयाब नहीं हो पाते, वो उस एक्वेरियम को खाली करते हैं, उसको पैक करते हैं और घर के किसी कोने में रख देते हैं, या स्टोर रूम में रखाते हैं, या किसी और फ्रेंड को या रिलेटिव को वो दे देते हैं। तो जो हॉबी आप स्टार्ट कर रहे थे बड़े जोश के साथ, वो हॉबी आपकी 1 महीने के अंदर अंदर दम तोड़ देती है। ये ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पर गलती किसकी? आखिर आपकी हॉबी ने 1 महीने के अंदर अंदर दम क्यों तोड़ा? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसडी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। किसी भी काम को करने के लिए हमें उस काम के बारे में सीखना पड़ता है, उसके बारे में नॉलेज गेन करनी पड़ती है। वो काम कैसे होगा, सही ढंग उसका क्या है करने का, ये सब चीज़ें सीखने के बाद ही हम उस काम को अच्छी तरह से कर पाते हैं, उसमें परफेक्ट हो पाते हैं। सेम यही चीज़ हमारी फिश कीपिंग हॉबी पे भी लागू होती है। ये एक ऐसी हॉबी है जिसको बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं। बहुत से लोग क्या, ज़्यादातर लोग जो हैं जिसके बारे में जानते ही नहीं हैं। उनको सिर्फ इतना मालूम है कि एक टैंक लाइए, पानी भरिए, मछली उसमें डालिए, मछली पानी में रहती है, दैट्स इट। लेकिन ये उससे बहुत ऊपर के लेवल की बात है। पूरी साइंस है, क्लोज सिस्टम है एक, उसमें आप मछली को रख रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी आपकी बनती है। लेकिन आप उसको पूरा कैसे करेंगे? जब तक आप उसके बारे में ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप इस हॉबी में कामयाब नहीं हो सकते। तो आखिर इस हॉबी में हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? मैं आपको अपने एग्जाम्पल के जरिए यह समझाने की कोशिश करूंगा। मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं लूंगा कि मैं इस हॉबी में कामयाब कैसे हुआ। देखिए, जब मैं छोटा था, शायद छठी या सातवीं में पढ़ता था, उस समय से मुझे बहुत ज़्यादा नेचर के साथ लगाव था, और एनिमल्स, पेट्स, इनके लिए क्रेज़ जो है वो बढ़ता गया। स्पेशली अंडर वाटर लाइफ
जब भी मैं कहीं किसी गुरुद्वारे में जाता था, किसी मंदिर में जाता था जहाँ पे सरोवर है और वहाँ पे मछलियाँ तैर रही हैं, मेरे लिए वो स्ट्रेस बस्टर का काम करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, अगर मुझे कुछ सुकून मिल रहा है तो उनको देखने से ही मिल रहा है। धीरे धीरे ये क्रेज़ इतना बढ़ता गया कि मुझे और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी और ये लगना स्टार्ट हो गया कि बड़ा होकर मैं अपने घर में एक एक्वेरियम ज़रूर रखूँगा। उसमें मैं अपनी मनपसंद मछलियाँ ज़रूर रखूँगा। अब छोटे होते तो देखिए जब बचपन होता है तो सबके मन में बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं कि मैं ये करूँगा, मैं बड़ा होके वो करूँगा। लेकिन परिस्थितियाँ जो हैं वो कुछ ऐसी बन जाती हैं कि आपको तोड़ के रख देती हैं। मैं जब 9th में था, 9वीं क्लास में था मैं और सन 93 की बात है ये, मेरे फादर गुजर गए। मदर मेरी हाउसवाइफ थे। उनको इवन घर से बाहर निकलकर सब्जी तक खरीदने का पता नहीं था। घर में मेरी एक छोटी बहन थी जो मुझसे 5 साल छोटी थी। अब सारी जिम्मेवारी हमारे कंधों पे आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल था कि हम सरवाइव कैसे करें। हॉबी तो उस समय बड़े दूर की बात है। उस समय सबसे बड़ा सवाल ये था कि लोग सरवाइव कैसे करें, कहाँ से हम खाना खाएंगे, क्या करेंगे। फॉर्चुनेटली मेरे फादर ने ये घर पहले से खरीद के रख लिया था। हमें इतना श्योर था कि हमारे सर पर एक छत है जो सबसे बड़ा सहारा है। उसके अंदर अगर हम नमक के साथ रोटी भी खा लेंगे तो सुकून की बात है। कहीं हमें दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मेहनत की, खैर वो बहुत लंबी बात है, वो किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो बात चल रही थी कि कैसे इस हॉबी को मैंने स्टार्ट किया और इसमें मैं कैसे कामयाब हुआ। अब जब मैं स्ट्रगल्स करते हुए सब कुछ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा और जब मैं +2 में था तब मेरी मदर, मेरी माँ, वो गांव गए। घर में मैं और मेरी बहन दोनों अकेले थे। साथ में मैं पार्ट टाइम काम करता था और कॉलेज भी जाता था। अब उस समय वो जो सनक थी बचपन की, वो फिर से सर पे सवार होनी शुरू हुई। या ये कह लें कि जो हॉबी, जो क्रेज़, जो जुनून मेरे अंदर पहले था, बचपन में एक कसक थी कि हाँ, बड़े होके ये काम करना है, वो फिर से दोबारा से उठनी शुरू हो गई। तो वो जुनून इतना बढ़ना शुरू हुआ कि मैंने एक एक्वेरियम खुद से बनाया। मैं गया, शीशे कटवाए, शीशे कटवा के आके घर पे मैंने उसको जोड़ा। तब ये भी मालूम नहीं था कि शीशे जो हैं वो सिलिकॉन से जुड़ जाते हैं। मैंने उसे जोड़ा अर्लडाइट से। आप बहुत से लोगों ने आप में से देखा भी होगा, 2 ट्यूब्स होती हैं। उन दोनों ट्यूब्स को केमिकल होता है उनमें। उन दोनों ट्यूब्स को जब आपस में मिलाया जाता है केमिकल को, तो एक बाउंड सा तैयार होता है। उस बाउंड से मैंने वो शीशे जो हैं वो जोड़े, उनकी एक टैंक तैयार किया। उसको सूखने में तकरीबन 24 से 36 घंटे लगे होंगे और उसके बाद मैंने पानी डाला। टैंक कामयाब हो गया, वो चला। लेकिन उसके बाद मैं फिर मछलियाँ भी लेके आया, वो भी मैंने डाली। और हाँ, घर से जब मेरी माँ वापस आई तो गालियाँ भी बहुत पड़ी, बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन एक्वेरियम तो बन ही चुका था। उसमें मैंने जो छत बनाई थी उसकी, वो भी एक थर्मोकोल की DIY छत थी। उसमें लाइट जो थी, वो लाइट भी मैंने टॉर्च के रिफ्लेक्टर से बनाई थी, वो भी बनी हुई थी और सब कुछ था और सेल्फ पे ही रखा हुआ था। अब उसमें सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी कि मैंने उसे जोड़ा था अर्लडाइट से। अर्लडाइट वो पानी का उतना प्रेशर झेल नहीं पाता। अब वो टैंक जो है वो हर हफ्ते लीक कर जाता था।
और जब लीक करता था तो उसका पानी जो है ऊपर से नीचे गिरता था, और नीचे हमारी एक ट्रंक होता था, उसमें कपड़े होते थे, और वो कई बार उसमें पानी घुस जाता था। उस वजह से मुझे बहुत गालियाँ पड़ी। फिर मैंने उसके बारे में सीखना स्टार्ट किया। तब तक मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मेरे अपने शहर में भी कोई एक्वेरियम डीलर है या नहीं है, क्योंकि ना पता होने की वजह से मैंने एक अपने दोस्त की मदद ली, और उसने मुझे यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर लुधियाना है, तो लुधियाना से हम पहली बार, मुझे आज भी याद है कि मैं 800 रुपये की मछलियाँ लेके आया था। मेरे लिए वो 800 रुपये बहुत मायने रखते थे। और वही प्रॉब्लम कि वो 1 महीने के अंदर अंदर वो मछलियाँ मरनी स्टार्ट हो गई। अब मुझे समझ ना आए, घर में गालियाँ अलग से पड़ रही हैं, मछलियाँ मर रही हैं, पैसों का नुकसान हो रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं तैयार नहीं था उस हॉबी को छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर जो वो जुनून था वो बार बार कह रहा था कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे इस हॉबी में कामयाब होना है, मुझे अपने घर में मछलियाँ रखनी है और उसमें सक्सेसफुली रखनी है। फिर मुझे पता चला कि हमारे शहर में भी कोई डीलर है। मैं उनसे मिला। उनके पास जाने के बाद वहाँ पर जब मैंने मछलियाँ देखी बहुत तादाद में, तो ये जो जुनून था ये और ज़्यादा बढ़ गया। मैं उनसे मछलियाँ लाता, उनको पूछता कि क्या ये मेरे पास जो मछलियाँ उनके साथ रह जाएगी। वो बोलते हाँ, बिल्कुल रह लेगी। अब जैसा कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि ये मछली उसके साथ रह लेगी या नहीं रह लेगी, अब प्रॉब्लम वही कि वो अपनी सेल के चक्कर में उन्होंने मुझे कई बार ऐसी मछलियाँ दी कि जो आपस में कंपैटिबल ही नहीं थी, और वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। अब सिर्फ एक प्लस पॉइंट मेरा क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था इस हॉबी के बारे में, तो मैंने उसके बारे में जहाँ से भी मुझे नॉलेज मिली मैंने वो खंगालना शुरू किया। उस समय इंटरनेट जो था अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, इतना ज़्यादा ये यूट्यूब का क्रेज़ नहीं था। मैंने गूगल पे सर्च करना स्टार्ट किया। मेरे पास अपना कंप्यूटर नहीं था, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, एक फ़ीचर फ़ोन था मेरे पास। अब मैं सर्च कहाँ करूँ? तो उस समय साइबर कैफ़ेज़ थे, तो मैं अपने शहर में साइबर कैफ़े में जाता था हर संडे को, क्योंकि ये बात है तकरीबन जब मैंने कॉलेज अपना पूरा कर चुका था मैं, क्योंकि तब तक 2-3 साल मुझे इस हॉबी में निकल चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि मैं लाता था मछलियाँ, मछलियाँ मर जाती थी, और मुझे लगता था कि शायद इनकी लाइफ इतनी ही है। लेकिन एक अंदर से ग्लानि भाव उत्पन्न होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, शायद मुझ में कुछ कमी है जिस वजह से मैं अपनी मछलियों को बचा नहीं पा रहा हूँ, और जो मेरा डीलर है वो मुझे सही गाइड नहीं कर पा रहा है। हाँ, इतना ज़रूर था, उस समय मेरा कॉलेज पूरा हो गया था, मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, और संडे की मेरी छुट्टी होती थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, इस हॉबी को कैसे करना है उसके बारे में राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसका हल था इंटरनेट। तो मैंने साइबर कैफ़े का सहारा लिया। संडे को मेरी छुट्टी होती थी, तो मैं संडे को जाता था साइबर कैफ़े में। अब साइबर कैफ़े में जाकर मैंने 8-8 घंटे भी वहाँ पे जाके सर्फिंग की है। आप खुद सोच सकते हैं कि 20 रुपये 1 घंटे के चार्ज होता था वहाँ पे, और मैं कई बार 8-8 घंटे भी वहाँ पे सर्फिंग करता रहा हूँ। और उस सर्फिंग के दौरान मैं करता क्या था, उस समय मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं गूगल पे सर्च करता था एक्वेरियम के बारे में, फिशेज़ के बारे में, और उनको जितना मुझे उस वेबसाइट में जो कुछ मिलता था उसको मैं वहाँ से कॉपी करता था, वर्ड की एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाता था, उसमें पेस्ट करता था, और जब भी मैं हर संडे को वहाँ जाता था तो उसी कंप्यूटर पे बैठता था, और वहाँ पर उस फाइल को मैं सेव करता रहता था। और जब मुझे लगा कि हाँ, बहुत से मेरे इंफॉर्मेशन मेरी बहुत सी कलेक्ट हो गई है, बहुत चीज़ें मैंने इसमें से कलेक्ट कर ली हैं, फिर मैं उसका प्रिंट निकाल के लाता था और घर में आके उनको पढ़ता था।
इतना जुनून था कि जॉब के दौरान जब वो मुझे दूसरी जगह भेजते थे, लुधियाना हमारा पास का शहर है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, वहाँ जाकर एक मशहूर लायल बुक डिपो है, उनके पास जितनी भी उस समय एक्वेरियम के रिलेटेड बुक्स थी, मैं वो सारी की सारी परचेज करके ले आया, घर में लाके पढ़ी। और उसके साथ साथ जो मटेरियल मैंने इंटरनेट के जरिए निकाला था वो भी पढ़ा। वीडियोस, उस समय इतना ज़्यादा यूट्यूब पॉपुलर नहीं था, तो मेरी कोशिश होती थी कि हाँ मैं इसको पढूं। उस समय बुक रीडिंग का भी मुझे शौक था। जो मेरा डीलर था उसके कुछ लिंक जो थे वो बाहर, जो फॉरेन अब्रॉड में लोग रहते हैं उनके साथ थे, तो जब भी वो वहाँ से आते थे तो ये उनसे बाहर की जो मैगजीन्स हैं, फॉरेन की जो प्रिंटेड मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं एक्वेरियम रिलेटेड, ये वो मंगवाते थे। तो मैं वो उससे पढ़ने के लिए लाता था, घर में पढ़ता था और फिर उनकी मैं फ़ोटो स्टेट करके एक ज़ेरॉक्स कॉपी अपने पास रखता था और उसको एक बुक फॉर्म में अपने पास रखता था। इस तरह से मैंने इस हॉबी के बारे में सीखा है। और उसके बाद ज़माना आया यूट्यूब का। फिर सर्फिंग स्टार्ट हुई यूट्यूब पे। यूट्यूब पे खंगालना शुरू किया, सब कुछ किया। इस तरह से मैंने अपने हॉबी को डेवलप किया, नॉलेज गेन की, बुक्स पढ़ी, उसके बाद वो चीज़ें आत्मसात की कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं, उनको समझा कि बेसिक इसका आखिर कॉन्सेप्ट है क्या। तो इस तरह से इस हॉबी में मैं कामयाब हुआ। मैं आज भी नहीं कहता कि मुझे इस हॉबी के बारे में 100% पता है। मैं अभी भी यही मान के चलता हूँ कि मैं सिर्फ 25% ही इस हॉबी के बारे में जानता हूँ। 75% अभी भी मुझे इसके बारे में जानना बाकी है, और वो क्यूरियोसिटी, वो जुनून आज भी जिंदा है। आपको एक बेसिक सा फंडा बताता हूँ, अगर आप इस हॉबी में कामयाब होना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जितना पागलपन मैंने दिखाया है आप भी उतना ही दिखाएं, जितने पैसे मैंने ख़राब किए हैं आप भी उतने कीजिए। देखिए, इस समय आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास वो साधन नहीं थे, उस समय उतना ज़्यादा इंटरनेट डेवलप नहीं था, यूट्यूब नहीं था उतना ज़्यादा पॉपुलर। लेकिन आज का टाइम अलग है, आज का युग डिजिटल युग है। इस युग में सिर्फ एक क्लिक पे, यूं चुटकी बजाते ही आपके फोन पे, आपके हाथ में सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने होती है। जबकि हमें वही इंफॉर्मेशन लेने के लिए 8-8 घंटे सर्च करना पड़ता था, कई कुछ पापड़ बेलने पड़ते थे। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे यूज कीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि आज का युग जो है वो यूट्यूब का युग है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपको जब लगता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है, आप झट से यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पर सर्च करते हैं अपनी प्रॉब्लम, और आपके सामने जो है यूट्यूब कई सारे विकल्प खोल के रख देता है, कई सारे वीडियोस जो हैं वो सजेस्ट कर देता है। अब उसमें 20 यूट्यूबर्स हैं, उनके वीडियोस एक ही टॉपिक पे बने हुए हैं। आप बारी बारी से उनको देखना स्टार्ट करते हैं कि इनसे मेरी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा मुझे। अब उसमें होता क्या है कि आप 20 यूट्यूबर्स के वीडियो देख रहे हैं और 20 में से 10 यूट्यूबर्स आपस में ही कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। एक यूट्यूबर कुछ बोल रहा है और दूसरा यूट्यूबर कुछ बोल रहा है। एक यूट्यूबर आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन बता रहा है, दूसरा उसे गलत बता रहा है। अब आप यहाँ से फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो देखिए, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, क्योंकि मैं भी खुद इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये रियलिटी है कि यहाँ पर आपको सही ढंग से सिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको सही गाइडेंस देंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मुझसे भी बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं। लेकिन यहाँ पर खेल है व्यूज़ का, सबकी भेड़ चाल है, सबको पैसा कमाना है। अब उस चक्कर में
उनके दिमाग में जो गलत सलत जो इन्फॉर्मेशन बन रही है वो उसी पे वीडियो बना के आपको दे रहे हैं। अब उसमें नुकसान हो रहा है आपका। तो आखिर इसका हल क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। इस हॉबी में अगर आपको कामयाब होना है तो इसमें आप एलएलबी कीजिए। चौंक गए ना? झटका लगा? आपको लग रहा होगा कि शर्मा जी तो कहीं के कहीं पहुंच गए, कुछ सटक गए हैं जो हमें एलएलबी करने के लिए बोल रहे हैं। जी नहीं, एलएलबी ये वो एलएलबी नहीं है। इस एलएलबी का मतलब है लर्न लाइक बिगनर। कोई भी चीज आप तब तक सीख नहीं सकते जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आज की डेट में भी मैं जब कोई चीज सीखता हूं, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा ही हो, मैं ये मानता हूं कि गुरु आपको कहीं से भी मिल सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी आपको कुछ सिखा सकता है। एक छोटा सा इंसिडेंट आपको मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आती थी, लड़कियाँ, कंप्यूटर सीखने के लिए। तो कंप्यूटर सिखाने के दौरान मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करके रखा है। मैंने उनको सिर्फ बेसिक चीज़ें सिखाई थी कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब वो चीज़ें सिखाने के लिए मुझे खुद पहले कंप्यूटर को खंगालना पड़ता था, उसके बारे में सीखना पड़ता था। तो मैं अपने कंप्यूटर पे रात भर लगा रहता था कि हाँ, कल सुबह उनको मुझे ये चीज़ बतानी है। अब उसमें एक लड़की जो शायद 4th या 5th स्टैंडर्ड की रही होगी, वो आई। उसने मुझे पेंट ब्रश में रबर टूल का यूज़ करना बताया। और दूसरी एक लड़की और थी, वो कॉलेज में जाती थी। उसने मुझे एक कमांड ऐसी बताई जो मुझे कभी पता ही नहीं थी, और वो कमांड मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी बच्ची ने मुझे वो ट्रिक बताया कि पेंट ब्रश में ऐसे रबर को यूज़ किया जाता है, उसका साइज़ हम ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आपको ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। ये मत सोचिए कि सिखाने वाले को कितना आता है। अगर आप ये सोच के सीखेंगे कि मुझे तो ये चीज़ पहले से पता है और ये मुझे क्या सिखाएगा, तो यकीन मानिए आप उस काम को कभी नहीं सीख सकते। आपको जो भी काम सीखना है, चाहे वो काम आपको आता है, आप ये मान के सीखिए कि आपको वो काम नहीं आता है। हो सकता है कि जिस तरीके से आप वो काम करते हैं, आपको सिखाने वाले का तरीका उससे और ज़्यादा सिंपल हो, ईजी हो। तो अगर आप इस तरह से सीखेंगे कि हाँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तो आपको एक नया तरीका सीखने को मिलेगा, एक नई बात सीखने को मिलेगी। यही बात यहां पर भी लागू होती है। इसमें कभी भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। हमारी हॉबी ऐसी है जो डायरेक्ट पेट्स के साथ डील करती है। हमारे टैंक्स में जिंदा जानवर हैं, जिंदा जीव हैं, उनमें भी इमोशंस हैं, उनमें भी दर्द होता है। तो अपनी एक्सपेरिमेंट उन पे मत थोपिए। अपने एक्वेरियम को प्रयोगशाला मत बनाइए जब तक आप श्योर ना हो कि हाँ, ये चीज़ हम मेरी फिशेस के लिए ठीक है। वो काम कभी मत कीजिए। और जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ, ये पर्सन जो है मुझे सही ढंग से सिखा सकता है और ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे सकता है, उससे आप सीखिए। अपने एक्वेरियम डीलर के साथ बना के रखिए, ढूंढिए। अगर आपका डीलर आपको सही ढंग से गाइड नहीं कर रहा, तो आप अपने एरिया में और डीलर ढूंढिए जो आपको सही ढंग से गाइड कर सकें, जो आपको इस तरह का मटेरियल प्रोवाइड कर सकें जहाँ से आप ये नॉलेज गेन कर सकते हैं। मैं बहुत बार ये बोलता हूँ, एक बार मैंने सेपरेट ये वीडियो भी बना के रखा हुआ है। आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें आप गूगल लेंस यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाता है कि हाँ, ये फ़िश किसके साथ रह सकती है, इसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट है, सब सारी नॉलेज उसमें निकलती है। दूसरी चीज़, जो ज्ञान आपको यूट्यूब पे मिल रहा है वो 100% ऑथेंटिकेटेड नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो 100% ऑथेंटिकेट नहीं है।
अगर आप 20 यूट्यूबर्स देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें से आपको सिर्फ 5 ही ऐसे मिलेंगे जो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बाकी 15 जो हैं वो सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में हैं, पैसा बनाने के चक्कर में हैं, उस चक्कर में वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उनको पहचानिए। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग हो जाता है कि आखिर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, मैं इस जगह पे मैं आपको थोड़ा सा एक सलाह अपनी पर्सनल देना चाहूँगा कि बुक सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस हॉबी में कामयाब होने का। जितनी बुक्स आप पढ़ सकते हैं इस टॉपिक के बारे में पढ़िए, जब आपको टाइम लगे पढ़िए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बस लगे रहिए, इसी में लगे रहिए, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले इसके बारे में जो भी लिटरेचर है वो ज़रूर पढ़िए। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे इंडिया में इसके रिलेटेड बहुत कम बुक्स हैं, और जो बुक्स हैं भी वो अंग्रेज़ी में हैं। तो जो लोग बेचारे ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं जानते उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनके लिए इसी बात को सोचकर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। अगर आप स्टार्टिंग के वीडियोस देखेंगे तो शायद बीच में 2-3 वीडियोस मैंने इंग्लिश के भी बनाए हैं, हालांकि मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं थी उस समय। तो बाद में मुझे लगा कि नहीं, जो हमारे इंडियन लोग हैं, जो हमारे भारतीय लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों को तो अंग्रेज़ी आती ही नहीं। तो अंग्रेज़ी में अगर बताना है तो वो तो बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो बता ही रहे हैं, लेकिन उनको मुझे अपने मातृभाषा में, अपनी जो देश की भाषा है उसी में बताना चाहिए। इसीलिए मैंने फिर ये मीडियम हिंदी का चुना, ताकि उन लोगों तक मेरी बात पहुंच सके, जेन्युइन बात पहुंच सके। तो बुक्स ज़रूर पढ़िए। बुक्स पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए, एक यूट्यूबर को आप देख रहे हैं, वो आपको मिसगाइड कर सकता है। यूट्यूब पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मिसगाइडिंग हो सकती है, सारी नहीं मिसगाइडिंग हो सकती, लेकिन उसमें से बहुत सारा पार्ट जो है वो मिसगाइडिंग हो सकता है। वहाँ पे जो ज्ञान है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, क्योंकि उसको बनाना हमारे हाथ में है। मैं अपना चैनल चला रहा हूँ तो ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं जो भी ज्ञान मेरे पास है मैं वो आप तक अगर पहुँचा रहा हूँ तो उसे किस ढंग से पहुँचा रहा हूँ। या तो उसे मैं सही ढंग से पहुँचाऊँ ताकि आपका फ़ायदा हो, या उसे तोड़ मरोड़ कर कुछ इस ढंग से पेश करूँ, उसे सजा कर कि आपका फ़ायदा हो ना हो लेकिन मेरा फ़ायदा ज़रूर हो। तो यूट्यूब पे ये कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आप वो चीज़ रिलाई नहीं कर सकते। अब इस मामले में किताबें जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं। वो इसलिए कि किताबों में आपको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इवन मैं आपको जो वीडियो बना के देता हूँ, जो कुछ है वो मैं खुद किताबों से ही सर्च करता हूँ। मैं आपको कुछ कलेक्शन दिखाता हूँ। देखिए, मैंने अपना स्टोर जो बना के रखा है, मैंने स्टोर में भी बुक्स कुछ ऐड की हैं। जैसे जैसे मिलती जा रही हैं मैं उनको ऐड करता जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहली बुक है जो मैंने परचेज़ की थी, एक्वेरियम फिश बाय डिक मिल्स। सबसे अच्छी बुक है। इसमें पूरे प्रोफाइल्स हैं। इन सारी बुक्स का मैं आपको अकेला अकेला वीडियो में रिव्यू करके बताऊंगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। उसके बाद ये देखिए, एक्वेरियम फिश एंड फिश केयर, ये मैरी बेली एंड जीना सैंडफोर्ड। ये बुक अगर आप परचेज़ करते हैं तो मैं कहता हूँ आपको कोई भी और बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो इतनी ईजी लैंग्वेज यूज़ की गई है कि अगर एक बेसिक आप इंग्लिश जानते हैं तो बड़े ईजिली इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस टॉपिक को समझ सकते हैं। उसके बाद आ लीजिए एक्वेरियम फिश फैक्ट्स। इसमें भी मोस्टली वही बेसिक कॉन्सेप्ट और फिश प्रोफाइल्स वगैरह हैं। ये सेम बुक है जो मैंने आपको पहले दिखाई। ये सिर्फ फ़र्क क्या है, ये मैंने पहले परचेज़ की थी। इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं कि एक्वेरियम को कैसे स्टार्ट किया जाता है, क्या उसका बेसिक फंडामेंटल है, क्या सेटअप हम कर सकते हैं। लेकिन ये बुक अब दोबारा रीप्रिंट हुई है। इसमें ये बुक पूरी की पूरी है, और उसके अलावा इसमें फ़िश प्रोफाइल्स जो हैं वो भी ऐड कर दिए गए हैं।
उसके अलावा ये देखिए, एक बुक मैंने ये परचेज की थी, फिश हेल्थ, द मैनुअल ऑफ फिश हेल्थ। इस बुक में जितनी भी आपकी फिश की बीमारियां हैं वो सारी की सारी इस बुक में मौजूद हैं। हालांकि बाहर फॉरेन में छपी हुई बुक है, और दूसरी चीज़ कि इसमें जो मेडिसिन बताई गई हैं, जो ट्रीटमेंट बताए गए हैं, वो मेडिसिन हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन मैं इससे बहुत हेल्प लेता हूँ बीमारी को समझने में, उसके सिम्टम पकड़ने में। ये बहुत हेल्पफुल है बुक। अब बात करते हैं, ये तो थी जो बुक्स मैंने परचेज की। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि मैं जब अपने डीलर से बुक्स लाता था पढ़ने के लिए, और मुझे लगता था कि हाँ, मैं बुक परचेज तो कर नहीं सकता, तो मैं उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी बना के रख लेता था। वो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये स्पाइरल बाइंडिंग की है, और ये पूरी की पूरी बुक जो है वो आप खुद देखेंगे, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये एक्चुअली फोटोस्टेट है, ज़ेरॉक्स कॉपी करवा के रखी हुई है। और ये पूरी बुक थी, बुक का नाम आप खुद देख सकते हैं, द मैकडोनाल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्वेरिया, अ हैंडबुक ऑफ फिशेस, प्लांट्स एंड ऑल क्रिएचर्स फॉर योर एक्वेरियम। ये द मैरीन एक्वेरियम, द इंटरपेट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द मैरीन एक्वेरियम, ये भी वैसे ही है, और बाकायदा मैंने इसको बाइंड करके रखा है और एक बुक फॉर्म में ही बना के रखा हुआ है। हालांकि मैरीन अभी तक मैंने कोई भी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन पढ़ी बुक मैंने ये है। ये एक्वेरियम क्वार्टरली बहुत अच्छी मैगजीन है एब्रॉड की, हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, लेकिन कॉस्टली है, तो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। ये फिल्ट्रेशन इशू था, और इतना अच्छा इशू था कि मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने इसको भी, ये देखिए, ये सारी ज़ेरॉक्स कॉपी करवा के रखी हुई है। उसके बाद ये लास्ट, ऑल अबाउट ब्रीडिंग ट्रॉपिकल फिशेस। ये वो बुक है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रीडिंग के बारे में बताइए। तो मैंने जो इस हॉबी को सक्सेसफुली चलाया वो सिर्फ इसी वजह से कि मैं हमेशा अपना वो LLB रूल जो है वो फॉलो करता रहा, और आज भी कर रहा हूँ। सिर्फ इसी हॉबी के लिए नहीं, कोई भी काम करना हो आपको, इस रूल को फॉलो कीजिए, लर्न लाइक बिगिनर, कभी आप फेल नहीं हो सकते। और कभी भी ये मत मान के चलिए कि आप इसमें परफेक्शनिस्ट बन गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी हॉबी है जहाँ पे आप कंप्यूटर की तरह बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के एरिया में कोई भी आदमी अपने आप को ये नहीं बोल सकता कि मैं मास्टर हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। रीज़न, आज जितनी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की है आप उसमें मास्टर हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद कल को कोई ना कोई नई चीज़, कोई नया सॉफ्टवेयर उसमें से डेवलप हो जाएगा, और आपकी नॉलेज जो है वो फिर आज तक ही सीमित हो जाएगी। कल वाला सॉफ्टवेयर आपको फिर से अपडेट करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। तो यही चीज़ हमारी हॉबी में भी है। एक समुंदर है, गोता लगाइए, हर बार गोता लगाने पर आपको एक नई सीप मिलेगी, एक नया मोती मिलेगा। तो बेसिकली आज के वीडियो का जो मेन मोटो था मेरा वो यही था कि आपको मैं एक मोटिवेशनल थोड़ा सा वीडियो बना के दूं, ताकि जो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं इस हॉबी के लिए, कम से कम उनमें थोड़ी सी मोटिवेशन जागे। ये उन लोगों के लिए है जो कि ये सोचते हैं कि हम इस हॉबी को कभी कर ही नहीं सकते, कभी हम फिश कीपिंग प्रॉपर ढंग से कर ही नहीं सकते। तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशली है, उनको मोटिवेट करने के लिए है कि अगर मेरे जैसा एक नॉर्मल आदमी, एक छोटा बच्चा जिसके मन में इस हॉबी के लिए इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, इतना जुनून था, कि वो आज की डेट में कुछ ना पता होते हुए भी यहाँ तक पहुँचा, और सक्सेसफुली इस हॉबी को चला भी रहा है, और साथ में आप जैसे लोगों को गाइड भी कर रहा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं अपने मोटिव में कामयाब हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि हमारा चैनल जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। रीज़न
बहुत सारे हैं। उसमें से एक रीज़न ये भी है, जो आप शायद शॉक हो जाएंगे सुनने पर, कि आप लोगों की जो क्वेरीज आती हैं, जो कमेंट्स आते हैं, मैं उनके जवाब देता हूँ। वो जवाब देने पर आप दोबारा से उस जवाब को पढ़ते हैं तो वो एक व्यूज़ काउंट होता है यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से। अब उसमें हो क्या रहा है कि वीडियो तो एक ही है, उस पर अगर एक क्वेरी आई, मैंने उसका रिप्लाई किया, आपने फिर से उसका रिप्लाई किया, मैंने फिर से रिप्लाई किया, अगर उस तरह से वो 8-10 कमेंट बन गए उस पर, तो वो 8-10 व्यूज़ काउंट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप उसको खोलते हैं तो दोबारा से वीडियो वो सामने आता है। तो एक तो वो रीज़न है कि यूट्यूब को लगता है कि शायद इसके बस व्यूज़ बढ़ रहे हैं और वॉच टाइम जो है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि व्यूज़ तो वो जब आप कमेंट खोलेंगे तो सामने आ ही जाएगा वीडियो, लेकिन वो वीडियो पूरा प्ले नहीं होगा तो उसमें वॉच टाइम नहीं आएगा। यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये लग रहा है कि हाँ, इसके वीडियो में दम नहीं है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि मेरे वीडियोज़ जो होते हैं बहुत लंबे हो जाते हैं कई बार, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते कई बार भावनाएं इतनी ज़्यादा बह जाती हैं कि पता ही नहीं चलता, जैसे आज के वीडियो में हो रहा है कि मैंने सोचा तो यही था कि मैं 10-15 मिनट का वीडियो आपको बना के दूंगा, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो गया है। अब बहुत से लोग तो इसको देखेंगे भी नहीं। तो जो लोग छोटे वीडियो बनाते हैं उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तीसरी चीज़ कि आजकल आपने खुद यूट्यूब पे देखा होगा कि जो इन्फॉर्मेशन वाले जो ट्यूटोरियल्स इस तरह के वीडियोस हैं, उन पे व्यूज़ कम आता है, वॉच टाइम कम आता है। जबकि जो प्रैंक्स हैं, जो वल्गर प्रैंक्स हैं, अश्लील प्रैंक्स हैं, उन पे व्यूज़ जो हैं वो भर भर के आते हैं, सब्सक्राइबर भी उनके दुनिया भर के हैं, और हम लोग अभी तक 23,000 भी पूरे नहीं कर पाए। तो ये कुछ एक रीज़न है, लेकिन कुछ भी हो, वो सब बातें मैं उनमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे जो काम करना है, जो मेरा मेन मोटो है, वो मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों की मुझे हेल्प करनी है। तो उसके लिए चाहे मुझे सब्सक्राइबर मिलें चाहे ना मिलें, व्यूज़ मिलें ना मिलें, वॉच टाइम बढ़े ना बढ़े, तो मैं वो अपना काम करता रहूँगा। तो आज के वीडियो में बस आपको मुझे यही बात एक बतानी थी, आपको यही मोटिवेशन देनी थी कि अगर स्टार्टिंग में आपसे भी कुछ गलतियाँ हो रही हैं, आपकी फिशेज़ मर रही हैं, तो हिम्मत मत हारिए। जितना ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं कीजिए, बुक्स पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए इसके बारे में, क्योंकि वो कभी गलत नहीं हो सकता। यूट्यूबर वो सिलेक्ट कीजिए जिन पे आपको भरोसा है कि हाँ, वाक़ई वो आपको सही गाइड कर रहे हैं, उनकी दी हुई सलाह से आपको फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत सारे वीडियोज़ चैनल पे पड़े हुए हैं, आप खुद जाकर देख सकते हैं। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 250 प्लस वीडियोज़ हो चुके हैं। तो बस जाइए, देखिए और सीखिए, और एलएलबी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये जो नीचे वीडियो के नीचे जो रेड बटन है ना, उसको दबा के ग्रे कर दीजिए। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है। कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये भी आता होगा कि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कीजिए। उसमें आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगी। जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं आपको कोई ऐसा काम का वीडियो इंफॉर्मेशन शेयर करूं तो आप उससे चूके नहीं, वो आप तक समय से पहुंचे। बने रहिएगा एक्वाटेक फैमिली के साथ। आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, और जो लोग इस हॉबी को छोड़ने की सोच रहे हैं वो इस हॉबी में बने रहेंगे जहां तक मुझसे बन पड़ेगा। अगर आपको मेरी नॉलेज की, मेरे ज्ञान की कुछ भी ज़रूरत है, मेरी सलाह की ज़रूरत है, तो मैंने ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे रखा है। स्क्रीन पे आपको नीचे ये शो हो रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे क्वेरी डालिए, आपको रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।